अंबाला मैम जुड़ गई। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम सबसे पहला मेरा जी आपको सबसे पहला मैम मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि मैम मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग मिड पॉइंट पे हैं मैम, 24,000 2000 पॉइंट 26,000 के लेवल पे, 2000 पॉइंट यहाँ पर करीब करीब हम यहाँ पे देखें तो वो 22,000 के लेवल पर, कि 24 से 22। तो आपका क्या मैम विश्लेषण कह रहा है यहाँ पे, क्या 23,000 के लेवल भी, क्योंकि बीचों बीच अभी इस समय हम लोग आसपास है, गिफ्ट निफ्टी हालांकि 23,800 के लेवल्स दिखा रहा है, आपका मैम विश्लेषण क्या कह रहा है, कितना और डीप यहाँ पर कट होते हुए दिख सकती हैं चीजें? है डाउन साइड के लिए पॉसिबिलिटीज है। एंड आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल वंस अगेन, जो 24,200-300 का भाव या रेंज आएगी, वो मैंने सिर्फ बजट किस तरह का आया है उसके बेस पर वो लेवल दिया था, उससे मैं वॉर नहीं थी। आप उस चीज को समझ लें कि ये तो 24,300-200 का जो भाव था, जिस समय जो भी निफ्टी थी, पुरानी बातें नहीं कर रहे, वो सिर्फ उस समय की कंडीशन थे कि आपका बजट उस तरह का नहीं है जो कि मार्केट 24,200-300 नहीं आना चाहिए था। तो ये अभी जो आया है हर्षी, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाए, आपकी एनालिसिस अच्छी है और ऊपर की तरफ आ रही है, बढ़िया लगता है। बट अगर आपकी एनालिसिस अच्छी और मार्केट डाउन साइड की प्रोडक्ट आपने की है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपने वेल प्लान चीजें नहीं की है तो। अब क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड प्लान कर रखे थे वैसे लोगों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, सो वी आर ओके। बट देयर इज स्टिल वेरी बिग पॉकेट जो लोग सुनना नहीं चाहते या समझते नहीं है चीजों को शायद, या फिर जो भी कंडीशन है। तो वापस मैं इस बात पे फिर से आ रही हूँ, इसी बात को सिर्फ रिपीट कर रही हूँ कि 24,300-200 का भाव अकॉर्डिंग टू द बजट था, कि जिस तरह का जो बजट है, उस बजट में वो बात नहीं है कि मार्केट को ये बहुत ऊपर जाकर के सस्टेन करा करके ले जाए। यानी 24,300-200 एक बार आना चाहिए। तो ये जो भी भाव आया है, ये भी वही है। अभी तो जो आपका होता है ना कि फ्यूल डालने का काम, क्रूड या वॉर या जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर अच्छी खासी बातचीत हो चुकी है, तो मैं टाइम नहीं लगाऊंगी इसके ऊपर। बट द सिचुएशन इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू थिंक ऑफ अगेन, कि प्लान कैसे करें। इसीलिए बार बार मेरा आपको यही बोला था कि आप हेज करके लेके जाइए, लेकिन डाउन साइड के व्यू को लेकर के जाइए। बट ट्रेड करना है तो हेज जाइए, लेकिन डाउन साइड व्यू के साथ में। तो अभी डाउन साइड के लिए मार्केट ओपन है। एंड जिस तरह से देखिए, मैं हिंट्स कहाँ से लेती हूँ कि कैसे हम ये जज कर पाए, आप लोगों के लिए लर्निंग है। गुजरात गैस जो एक फोर्स मेजर लेकर के आए हैं आरामको, इसके ऊपर ये अटैक होना, जब कंपनी रिएक्टिव हो जाए, जब वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने से पीछे हटने लगे, देन यू थिंक अंडरस्टैंड। चाहे ऊपर के पॉलिसी मेकर्स कुछ भी बोल रहे हो कि हफ्ते 10 दिन का है, नो। अगर आप वो बोल रहे हैं कि हम 1 महीने तक या फिर अनसर्टेन टाइम तक सप्लाई को नहीं, कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक, तो आपको उससे इनसाइट समझ लेना चाहिए कि सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। एंड अभी 2 हफ्ते तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 28 को शुरू हुआ था, 10 दिन है शायद अभी ये हो चुके हैं। इट इज गोइंग टू पूरा मार्च चलेगा। एंड पूरे मार्च में भी अगर ये खत्म नहीं हुआ, पॉइंट्स जोड़ लीजिएगा, पूरे मार्च में भी अगर ये खत्म नहीं हुआ, एंड बाय दैट टाइम अगर आपका INR 92 के नीचे नहीं आया, तो आप मान के बिल्कुल चलिए कि आपका निफ्टी 23,000 22,000 की तरफ जा रहा है। 23,000 22,000 की तरफ जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे ये चीज़ इसलिए समझनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं जानना चाहते हैं अंबाला मैम की तरफ से कि भाई क्या यहाँ पर जो स्थिति है वो दिख रही है मार्केट में। लेकिन मैम अगर निफ्टी बैंक की बात करूँ, वहाँ पे भी नए लोअर हाई हम लोग देख रहे हैं, लोअर लो लगते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़, एक और खबर आई यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि महाराष्ट्र में बजट था, आप रहते हैं वहाँ पर मुंबई में, तो मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर नागपुर में, जी हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो बजट में ऐलान हुआ, 2 लाख रुपए तक के जो कर्ज की माफ़ी का जो है वो तोहफा देते हुए दिखा। तो पहले ही जो है पेन निफ्टी बैंक झेल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट खासतौर पर PSU बैंक को पड़ता है, खासतौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया या SBI होगी। तो इस लिहाज से कैसे देखना चाहिए यहाँ पर, और इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि जो 2 लाख की जो कर्ज माफ़ी किसानों के लिए की गई है? देखिए, ये बहुत एक्सपेक्टेड था। मतलब आपको मैं देखिए, पता है सभी लोग, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं आंखें बंद करके ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, हिम्मत जुटानी पड़ती है ये सब कहने के लिए, बट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। सो ये दोनों ही एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है कि आप एक को समझेंगे तो दूसरा आपको समझ आने लगेगा। एक तरफ बात चल रही थी कि अभी किसानों को समझने की कोशिश करिएगा बस, कि नए प्रोडक्ट्स, आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन और कॉटन कहाँ पर उगता है? लोगों के लिए सवाल छोड़ रही हूँ मैं, आप लोग बताइए कौन सी ऐसी बेल्ट है इंडिया में जहां पर कॉटन एंड सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है? महाराष्ट्र उसमें से एक स्टेट है।
और अभी जो ट्रेड पैक्ट्स की बात हो रही है, ट्रेड की प्रोडक्ट यूएसए प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, तो 2 ही प्रोडक्ट को लेकर के ज्यादा बातचीत हो रही थी, 3 को एक्चुअली, कॉटन, सोयाबीन एंड मेज। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या चल रहा है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। बट यस, ये जो चीज है, क्या ये रिलीफ है अपने इन सब के लिए? ठीक है, इट्स अ रिलीफ, क्योंकि आपकी फसलों के दाम उतने नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव के तौर पर, लेकिन शॉर्ट टर्म इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, बस उतना ही कहना चाहती हूँ, इसमें ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगी मैं। बट बाकी जो आपके पीएसयू बैंक्स है, मैं वापस से आती हूँ, पीएसयू बैंक्स को लेकर के आप लोग उतने उत्साहित मत होइए अगर आप बहुत सेलेक्टिव नहीं है तो। आई स्टिल रिमेम्बर, आई हैव टू से दिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1200 और 1220 दोनों भाव पर बोला था बेच दो। लुक एट द प्राइस नाउ, ये अभी लगभग लगभग आज के मार्केट में 1130 के आसपास आ जाएगा। एंड मैंने जो आपको टारगेट दिया था वो यही दिया था कि 1000 से लेकर के 950 आएगा, वहां तक का आपकी मर्जी है। कि अगर आपको ये भी बोला था कि अगर आपको पुट बेच खरीदना है या फिर आपको ऑप्शन या फिर आपको फ्यूचर बेचकर हेज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बट कितने लोगों ने उस चीज को माना होगा? वेल, हैविंग सेड दिस, जो चीजें हैं उस चीज स्टेटमेंट को याद रखिए, एंड इफ यू अग्री विद मी, ये जवाब जरूर दीजिएगा कि इंडिया में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपका कॉटन, सोयाबीन सबसे ज्यादा उगता है। सो यू विल गेट योर आंसर। बाकी बैंकिंग को लेकर के, पीएसयू बैंक्स को लेकर के कोई खास रुझान मेरा नहीं है, एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक एंड पीएनबी। ये 2 ऐसे बैंक्स मुझे लगते हैं जहां पर सस्ते में मिले तो खरीदेंगे, सस्ते ही हैं अभी ये। बाकी तो बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में गिरावट के मौके ही मैं देख रही हूँ। रही बात प्राइवेट पॉकेट्स को लेकर के, तो कोटक बैंक, एचडीएफसी एंड एक और बैंक है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी नहीं, वो होगा आपका आईसीआईसीआई बैंक। तो ये 3-4 बैंक्स हैं जिसमें मतलब पीएसयू एंड आईसीआईसीआई की प्राइवेट के कॉम्बिनेशन में, जहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी सभी बैंक जिन्होंने बढ़िया रैली की है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नाउ इट्स योर कॉल वेदर यू वांट टू बुक द प्रॉफिट, और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बट मैं बहुत क्लियर व्यू है मेरा कि वहां पर अभी भी प्रॉफिट बुकिंग परसिस्ट होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग को जो है मैम की तरफ से यहाँ पे सलाह दी जा रही है, और बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी हैं यहाँ पे। अचिंत्य जी कह रहे हैं कि लॉस बुक करें क्या मैम, क्या करें यहाँ पे? इसके अलावा वही मैम स्टॉक के नाम अभी दर्शकों ने दिए, लेकिन टेंशन तो उनके यहाँ पे क्वेश्चंस में देखने को मिले। मोहन जी कह रहे हैं कि 23,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कि अपनी अपनी तरफ से प्रेडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। एक हमारे व्यूअर हैं जो रोज़ाना जुड़ते हैं, मैं अभी उनका जो सवाल है वो आएगा। दीपेश कोंडल जी हैं, कह रहे हैं शायद आज बॉटम की पहली कैंडल जो है लग सकती है, तो अपनी तरफ से यहाँ पे प्रेडिक्शन दी जा रही है यहाँ पे लोगों की जो है यहाँ पर। और आपके सवाल भी मैं लूँगा यहाँ पे। एक दर्शक है मनोज जी, कह रहे हैं कि क्या मैं इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड में शुरू कर दूँ, राइट टाइम है, लोअर एनईवी और चीपर यूनिट्स हैं यहाँ पर। मैम आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पे मनोज जी को लेकर? क्योंकि मैंने बहुत सारे, मैं कल परसों ही देख रहा था तमाम म्यूचुअल फंड्स में, जो सितंबर पिछले साल से देख रहा था, तो तमाम जो है बहुत जो बड़े बड़े नाम है वो सब नेगेटिव में हैं, और जो पॉजिटिव में भी वो 0.05% इस तरीके की स्थिति दिखा रही है। एक ज़रूर रहा जो म्यूचुअल फंड जो एक कैटेगरी रही मल्टी कैप, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ से वो जो है हेज करते हुए बचते हुए दिखे। आपकी सलाह रहेगी यहाँ पे कि भाई निवेश किया जाए म्यूचुअल फंड में? आज मत करिए। आपको जैसे मैंने बोला है कि 23,000 22,000 की तैयारी है, वैसे एक इन्वेस्टर को ना फर्क नहीं पड़ता उतना। अगर आपको ऑलरेडी आपका निफ्टी, आपको बहुत अच्छे इंडेक्स को अगर आप ट्रैक करते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, तो ये कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, है फर्क। लेकिन उन डिप्स को एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप हमेशा बॉटम को कैच करने की कोशिश करते रहेंगे तो कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी। तो वो प्रोबेबिलिटी से खेलो सर, वो प्रोबेबिलिटी को चेस करने की कोशिश करो। बाकी अगर आप हर समय बॉटम को ही चेस करने की कोशिश करोगे, सो समटाइम्स यू विल मिस आउट एंड यू विल फील फोमो अदरवाइज। तो वो चीज मत करिए। बट यस, आज की मार्केट में आपको निफ्टी आज नहीं बट मार्च में आपको 23,000 के आसपास निफ्टी मिलेगा। देयर यू कैन रियली थिंक ऑफ, अभी हम लोग 9 मार्च को आज फिर से बात कर रहे हैं। पहले जब इस समय की स्टेटमेंट दी थी तो मैंने आपको वो फरवरी बजट के दिन दिया था कि 24,300-200 आएगा। अब वापस से जो मैं आपको ये आज बात कर रही हूँ, तो 9 मार्च की आज हम बात कर रहे हैं कि अब भी निफ्टी आपका 23,000 आना बाकी है, क्योंकि नई सिचुएशंस है अभी। तो उनके हिसाब से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है, एक कम से कम साल भर वाली इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप 23,000 के आसपास प्लान कर सकते हैं। अभी थोड़ा रुकेंगे तो बेहतर है। ठीक है, अभी रुकेंगे तो थोड़ा बेहतर है, यहाँ पे मैम की सलाह है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसका असर जो है साफ तौर पे, इस खबर का असर उन स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्रूड से जुड़े जो स्टॉक्स हैं। यहाँ पर हमने पहले भी अपने दर्शकों को चर्चा की, और मैम कि लगातार
आपसे भी चर्चा हुई थी लास्ट टाइम, मुझे याद है मंडे को जब बात हुई थी यहाँ पर, जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, डाउन स्ट्रीम कंपनीज है, खासतौर पे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ये फ़ायदे में रही हैं इसका, यस। हम लोगों ने देखा है ये चीज़। और वहीं दूसरी तरफ डाउन स्ट्रीम कंपनीज की बात करें यहाँ पर, तो HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, इस पर एक गहरा इम्पैक्ट होता हुआ देखा। और मैं कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहा था, साफ तौर पे वो ये कह रही हैं यहाँ पर कि भाई इसका असर जो है, वो पेन जो है वो ज़्यादा खास तौर पे डाउन स्ट्रीम में लंबा होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। बल्कि उन्होंने टारगेट्स भी काफ़ी घटाए हैं यहाँ पर, और उन्होंने कहा है कि भाई OMC के जो यहाँ पर जो मार्केटिंग इम्पैक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं यहाँ पर। मैम आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, खासतौर पे जो अपस्ट्रीम कंपनीज है उसके लिहाज से? मैं आपको ना रियल इनके लिए शॉर्ट टर्म में एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। पहला तो आपके सवाल का जवाब यही है, लेकिन और यही अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में हमेशा एक चीज, आज कुछ कुछ चीजें मैं जो बोल रही हूँ कि हमेशा ये चीज याद रखो, तो वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लिटरली आपको याद रखनी है। लार्ज कैप स्टॉक्स में, स्टेबल स्टॉक्स में कुछ बड़े रीजंस की वजह से ही कोई गिरावट आती है, अदरवाइज ये स्टॉक्स ज्यादा गिरते नहीं है। और जब इन स्टॉक्स में किसी बड़े रीजन से गिरावट आती है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि वैसी सिचुएशन बनना मतलब बहुत ही बड़े मेजर लेवल पर कोई क्राइसिस जैसी सिचुएशन आना होता है। तो हर बार क्या वॉर इसी तरह की होती रहेंगी, ये तो ना मैं चाहती हूँ, ना आप चाहते हो, ना ही दुनिया चाहती है। तो ये जो अभी अपॉर्चुनिटीज आपको इन स्टॉक्स में मिलेंगी, चाहे वो 10% के डिस्काउंट की हो, या 25 की हो, या 30 की हो, मैक्स, इससे ज्यादा नहीं है, तो वहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब रही बात, वापस आती हूँ इस बात को लेकर के कि हमको इनको हैंडल कैसे करना है। अभी आपको, अगर आप पोजीशन है और आपका व्यू कम से कम 1-1.5 साल का है, तो पोजीशन को ऐसे होल्ड करिए। अदरवाइज बी अ लिटिल, थोड़ा सा कोशिश करिए। अगर आप अपनी पोजीशंस को कॉल से हेज कर लेते हैं, कॉल से मतलब बेच करके, या फिर पुट से अगर उनको बाय करके अगर आप हेज कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक जो भी आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपका पोर्टफोलियो भी बच जाएगा। एंड एज ऑन जैसे कि प्राइस नीचे जाएंगे, उससे आप अपने आप को, उसी पैसे को बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप यूज कर सकते हो। क्या ये बिल्कुल फ्री में होगा? नो। और जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो थोड़ी सी कॉस्ट होती है। सो दिस कॉस्ट में, अभी क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि ये कॉस्ट आपको 5 से 7-8% की हो। अगर आपका 100 रुपए लगा हुआ है, तो शायद आपको 7 से 8% का ऑप्शंस के तौर पर प्रीमियम देना पड़े, बट आप बच जाएंगे। आपका पैसा जो है अल्टीमेटली एक अच्छे सेफर जोन तक, जब तक आपका निफ्टी गिरता है या स्टॉक में ही पूरा मूवमेंट नहीं हो जाता, तब तक आपकी पोजीशंस आप इस तरह से बचा सकते हैं। एंड क्रूड को लेकर के, क्रूड में हम लॉन्ग हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इनफैक्ट एयू के सभी व्यूअर्स को क्रूड का एक ट्रेड मैंने दिया था, और उस समय क्रूड आपका 5,600 पे था। तो और मार्च सीरीज का ही मैंने आपको, अप्रैल सीरीज का ये ऑप्शन मैंने आपको ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने दिए थे। सो अभी आप लोग देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन में कितना प्रॉफिट या क्या हो रहा होगा। और रही बात नेचुरल गैस, तो 2-3 दिन पहले की नहीं, 7-8 दिन पहले की बात है, नेचुरल गैस पर भी आपको 270 के ऊपर बाइंग के लिए ही व्यू दिया गया था। होप कि आप लोग उन चीजों को देख रहे हैं, तो यू मस्ट बी मेकिंग पॉइंट्स। बाकी सिचुएशन गंभीर है, इसको समझ लीजिए। अब इनके इम्पैक्ट कंपनीज के ऊपर पड़ेंगे, इनके बिल्कुल मार्जिन को लेकर के। बिल्कुल, मार्जिन के ऊपर पड़ेंगे। दूसरी चीज तरफ आप देखिए कि ऑटो सेक्टर भी इससे छूता नहीं है। हाँ मैम प्लीज। मैं एग्जांपल, रियल ग्राउंड रियलिटी एग्जांपल दे रही हूँ। सिलेंडर जो होते हैं ना घर के, मतलब आप ये समझिए, कितने लोग कमेंट्स में लिख देना कि कितने लोगों को सप्लाई टाइम से मिल रही है, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द रियलिटी। तो सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है, और जो सिलेंडर आपको एक फोन कॉल पे आते थे, मतलब समय से आते थे, आपने बुक किया, वो आ जाता था, अभी वो बोल रहे हैं कि आपको अभी मतलब लाइन लगाना है, नंबर लगाना है। इफ यू पीपल आर फेसिंग द सेम, कमेंट्स में बता देना, ताकि लोगों को रियलिटी फैक्ट चेक जो है समझ में आ जाए। बिल्कुल मैम, बल्कि आप देखिए ना, रसोई सिलेंडर जो है 60-60 रुपए महंगे हो गए हैं यहाँ पर। इसका वो साफ तौर पे असर वो दिख रहा है यहाँ पर, वो इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। हाँ जी। जब सस्ते हुए थे तो क्या सस्ते हुए थे आपके सिलेंडर्स, ये भी पूछ लो कमेंट्स में। जब क्रूड सस्ता हुआ था, ब्रेंट सस्ता हुआ था, तो क्या आपके पोर्टफोलियो तक, आपके घर तक वो रियायत आई थी? लेकिन अभी बढ़ गया, तो उसकी महंगी चोट तो आपके पास में आ गई है। तो वो असर है। बी वाइज, बी वाइज। जी बिल्कुल मैम। और क्योंकि बहुत सारे और सेक्टर्स हैं, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि भाई आपकी नज़र किन शेयरों पर है, लेकिन जो सेक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे बाजार में पेन देखने को मिल रहा है। ऑटो भी आप देखिए, पिछले हफ्ते भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखा, क्योंकि PSU पे हमने बात कर लिया, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे बात कर लिया, PSU बैंक्स के ऊपर बात कर लिया। ऑटो जो है मैम, उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पेंट सेक्टर है मैम, और खास तौर पर क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है यहाँ पे। तो मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ कि RCF है, चैम्बल है, NFL, तमाम तरह के जो स्टॉक्स हैं,
उसको किस लिहाज से यहाँ पर देखना चाहिए यहाँ पर। और क्योंकि पेंट स्टॉक्स है तो पेंट में भी होता है यहाँ पर, लुब्रिकेंट्स जो होते हैं उसमें स्मॉल क्रूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपकी नज़र है यहाँ पर? देखिए, और एक और खबर है GNFC को लेकर यहाँ पर मैम, कि कंपनी ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है कि जो युद्ध है उसकी वजह से जो LNG ट्रांजिट है उसके लिए जो फिलहाल की जो रुकावट है, वो सप्लाई जो है वो बाधित होती हुई दिखी है। इसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जो RLNG की सप्लाई है वो कम होने से नीम यूरिया का उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा यहाँ पर। तो ऐसे स्टॉक्स भी जो हैं वो साफ तौर पे जो हम लोग बात कर रहे हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे और दूसरे कंपनीज के तौर पे, उसका असर दिख रहा है। मैम, आपकी नज़र में है यहाँ पर कोई गिरावट में कोई अच्छे स्टॉक्स जहाँ पे आपको लगता हो भाई? पहले तो ऑटो के ऊपर बताइए एक बार कि ऑटो में क्या किया जाए। ऑटो में तो हर्षी में पहले ही पूरी इंडस्ट्री में से 2 ही सेक्टर मैंने बेचने बोला था, एक हाँ। बैंकिंग और एक ऑटो। हम्म। मतलब अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग कहीं से निकालनी है तो बैंकिंग एंड ऑटो सेक्टर ऐसे 2 हैं जिसका पैसा फार्मा, हेल्थ में, डिफेंस में और एनर्जी में डाल सकते हो। मुझे मेरे स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से याद भी रहते हैं, थैंक गॉड। तो फिलहाल के लिए भी जो व्यू है, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद इट कि ऑटो सेक्टर के मार्जिन्स भी दबेंगे, पहली चीज, और दूसरा चीज इनके ओवरऑल नंबर ऑफ यूनिट्स पर भी इस बार असर दिखेगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट टू डू, फिलहाल के लिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स का मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ, जो कि अभी 27,000 के आसपास आ गया है। देखिए 28,500 से बेचने बोला था, अभी 27,500 के आसपास निफ्टी ऑटो है। तो यहाँ भी क्या हमारी व्यूइंग, क्या है हमारा व्यू यहाँ पर, प्लीज अगर आप कर सकते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, अगर आपका शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो तो करना चाहिए, लॉन्ग टर्म है तो फिर रुक जाइए, क्योंकि हर गिरावट के बाद मार्केट रिवाइव हो ही जाती है। तो मतलब ये कैसा व्यू है, मतलब डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है। बट इन माय ओपिनियन, अगर आप एक टू बी स्पेसिफिक कि अगले 3 हफ्ते का व्यू आपका ऑटो को लेकर के क्या है, आई एम बेरिश। और कहां तक के टारगेट में देख पा रही हूँ, 27,000 पर अभी आ गया, 28,500 से टूटते टूटते ये आराम से आपको 26,000 भी मिलेगा, 1,000 पॉइंट और टूटना एक पहले टारगेट है। और अगर वहां तक बातें नहीं सुधरी, यानी ब्रॉडर मार्केट की सिचुएशन नहीं सुधरी, तो ये आराम से आपको 24,800 मिल जाएगा, एंड उसका वेट करिएगा। और ये बड़े टारगेट है, मतलब एक इंडेक्स ऑटो इतना आसानी से टूटता नहीं है, एंड ऑटो सेक्टर टूटना मतलब बहुत और भी सेक्टर्स के ऊपर लेके चलता है उसके साथ में, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल का असर साफ तौर पे सेक्टर पे भी पड़ता है यहाँ पर, जैसे जैसे प्राइसेस अपवर्ड्स होते हैं तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और एक और बड़ी खबर आ गई, देखिए हम लोग रुपये पे बात करते हैं लगातार, 46 रुपये कमज़ोर होके जो है 92 रुपीज़ करीब 20 पैसे पर खुला है यहाँ पे। यानी कि आप सोचिए 46 यहाँ पर जो है पैसे की साफ तौर पे कमज़ोरी देखने को मिल रही है रुपए के अंदर यहाँ पर। और एक बार फिर से ये 92 के पार 92.20 के आसपास आ गए। यानी कि मैम चौतरफा कमज़ोरी, आप क्रूड के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पे रुपए के तौर पे देख लीजिए यहाँ पर, और अभी हम लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो भी मतलब ठीक ठाक रहे, बहुत ज़्यादा खास नहीं रहे हर तरीके से। US डील को लेकर अभी तक साइन नहीं हुई हैं चीज़ें, क्लैरिटी नहीं है। ऊपर से जो अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, क्योंकि ये इस तरह की चर्चे चल रही हैं, ये लंबा खींचेगा तो फिर तो बहुत दर्द बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए आप लोग फिर से मेरे स्टेटमेंट को याद करिए, मैंने आप लोगों को पोर्टफोलियो हेजिंग बोला था, और ये भी बोला था कि आप इसको सिल्वर से और गोल्ड से नहीं कर पाएंगे, इस बार ऑप्शन से ही करना, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर का जो बाय नेचर जो हेजिंग है वो खत्म है, अभी वो ट्रेडिंग मोड पर चला गया है। अभी हेजिंग सिर्फ आप ऑप्शन से कर पाएंगे, एंड दैट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव, दैट वाज द वर्ड जो मैंने यूज किए थे। तो अभी भी समय है, अगर आप बहुत ही ऐसे वॉलेटाइल पोर्टफोलियो पर है, देखिए डर के ही जीना है वैसा नहीं है। Is there any solution? We got to talk about the solution क्या है, उस पर हमको बात करनी चाहिए। तो सोल्यूशन यही है कि अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही वल्नरेबल है, यानी इंडेक्स से ज्यादा हाई बीटा वाला है, इंडेक्स 1 पॉइंट गिरता है, आपका पोर्टफोलियो 2, 3, 4 पॉइंट गिर जाता है, ऐसे समझ लीजिए इसको, तो उस हिसाब से अपनी हेजिंग आप प्लान कर लीजिए। आप ज्यादातर हेजिंग कहाँ पर कर सकते हैं, आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स को लेकर के, या फिर जो स्टॉक आपके पास में आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा ऑप्शंस का नहीं होगा, क्योंकि आप तो आप एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को एक हेजिंग के तौर पर ट्रीट करिए, और उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को प्लान कर लीजिए। ये अभी भी समय है, क्योंकि आप मान लीजिए, मेरी बात को मान लेंगे तो ठीक ही है, मतलब मैं ये नहीं बोल डराती नहीं हूँ, मैं आपको एडवांस में आगाह करती हूँ ताकि आप उस हिसाब से प्लान करें। एंड आई एम हैप्पी कि मतलब 92 के पार जाएगा करेंसी, इट वाज मी ओनली हु वाज टॉकिंग अबाउट विद दैट सेम। और अगर आपका मार्च खत्म होते होते 94 गया तो गिरावट पक्की है, पक्की का मतलब पक्की रिकवरी, यानी कि रिकवरी आने की चांसेस और भी खत्म हो जाएंगे, धूमिल होते हुए दिखेंगे, है ना।
एग्जैक्टली और हम्म। एफआईआई का आउटफ्लो क्यों रुकेगा? आपके पास कोई आपकी मार्केट में सस्ते हैं क्या? नहीं है। क्या आपके पास अर्निंग का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है? नहीं है। क्या आपके पास क्रूड को लेकर के डिपेंडेंसी कम है? नहीं है। तो हम्म। क्या आपकी करेंसी बहुत बढ़िया कर रही है? नहीं है। ओके, तो क्या आपके पास फिजिकल डेफिशिएट छोड़ दीजिए, ट्रेड डेफिशिएट पॉजिटिव है? नहीं है। क्यों आएंगे? जवाब आप ढूंढिए, अगर आपको जवाब मिल जाए तो मुझे भी बताना। बिल्कुल सही बात। और इस बार आप देखिए ना कि जब युद्ध होता है तो जो सोना और चांदी भागते हैं, इस बार भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे लॉजिक यहाँ पे, हाँ ये ज़रूर है कि बॉन्ड में और डॉलर में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। ये चीज़ जो है साफ तौर पर इंडिकेट करती है बहुत सारी चीज़ें। जो आपको मैम ने जो सवाल पूछे उसके जवाब आपको इसी में मिल जाएंगे। दर्शकों के भी सवाल है मैम, जैसे सुरेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि अभी ओएनजीसी खरीद लें यहाँ पर। और रश्मि जी का भी जोड़ देता हूँ क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ है। मतलब कह रहे हैं आईजीएल में मैम क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? आईजीएल 170 पे बाय मैंने दिया था और मेरे ख्याल से 145 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसी को हम्म। मेंटेन करिए। एंड अगर आप उसी व्यू पर पोजीशनड हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। अभी 157 पर है, 157 पर है अभी। 145 इज द स्टॉप लॉस। इफ यू वांट टू बाय यू कैन, क्योंकि जो चीज मुझे 170 पर ठीक लग रही थी वो मुझे 157 पर भी ठीक लग रही है। एंड बोथ द केसेस स्टॉप लॉस विल रिमेन एट 145। उसमें अगर वो हिट हो जाए तो अगर मैं शो पर हूं या नहीं हूं, प्लीज पोजीशन को एग्जिट कर दीजिएगा। दोबारा अपॉर्चुनिटीज और बेहतर बन जाएंगी। ठीक है मैम। अच्छा मैम, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स रहेंगे जो आपको लगता है कि भाई यहाँ से या तो दूरी बना ली जाए, फिलहाल के लिए बिल्कुल दूरी रखी जाए, और कौन से ऐसे जिसको थोड़ा सा क्या है कि भाई अब यहाँ पर जो लेवल्स हैं इस हिसाब से फिजिबल है कि खरीदारी की जा सकती है, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो या फिर एक साल तक का कम से कम नजरिया लेके चल रहे हो ऐसे दर्शक निवेशक? ओके, तो आप जुपिटर वैगन देख लीजिए एक बार। जी। ठीक ठाक स्टॉक है, मतलब ये चल जाएगा। आपने एक साल की नजरिए की बात कर रही हूँ मैं। एंड स्ट्रेटेजी विल बी दिस कि अगर 10% 300, अभी 300 है, 270 पर आए तो और लगभग 10-15% ऐड करने की गुंजाइश रखना, उतना ही खरीदो। तो ताकि ये जो वोलेटिलिटी में अगर एक बार ये 270 आ जाए किसी वजह से तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो आइडिया इज टू मेक योर एवरेज प्राइस एज क्लोज टू 285। अगर आप ये कर पाते हैं तो फिर आपका स्टॉक यहाँ पर, ये स्टॉक को आप होल्ड कर पाएंगे अनदर 1 ईयर आराम से। एंड दूसरा स्टॉक है एमआरपीएल। एमआरपीएल को भरपूर फायदा मिलेगा इसका। मतलब एक स्टॉक ऐसा है जो आप एक साल के लिए खरीद सकते हैं, एंड वन स्टॉक इज लाइक जो आप इस मूवमेंट को एनकैश करने के लिए खरीद सकते हैं, विच इज एमआरपीएल। तो एमआरपीएल वैसे तो हमारा 210 हो गया है हर्षी आज, और ये हम्म। आपको याद भी होगा, मुझे तो याद है, सभी को जो लोग इस ट्रेड में है एमआरपीएल में 210, 200 का 200, 195 एंड 210 का मैंने टारगेट्स दिए थे, और ये टारगेट आपको जनवरी में दिए थे। आज ठीक। वो हिट हो गए हैं। तो लेकिन अभी भी आप सिचुएशन को फिर से रीएनालाइज करिए, ये अभी भी मजबूती की तरफ ही जाएगा। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स जो लोग अब आएंगे, 210 हिट हो चुका है आज, बट जो आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनको लिए जो स्टॉप लॉस है वो 170 का होगा। 206 पर अभी चल रहा है, आप यहाँ पर बाइंग करने का विचार कर सकते हैं। 225 का टारगेट रखिएगा और लगभग 250 का दूसरा टारगेट, और ये हिट हो जाए तो फिर पोजीशन छोड़ दीजिए, हल्की कर लीजिएगा। तो फिलहाल इसको ट्रेड किया जा सकता है। JWL इज अ काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट आइडिया। और इसी मार्केट में अगर आपको एक और एक साल का इन्वेस्टमेंट आइडिया देखना है तो वो बनेगा आपका मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा आज भी आपका 2130 के आसपास में है। अगर आप इसको खरीदना चाहें विद अ व्यू कि आपको 6 महीने होल्ड करना है, 1 ईयर नहीं, 6 महीने भी होल्ड करना, इट्स अ गुड बेट। आपका 2187 के आसपास ये अभी चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर तो मैम ने देखिए आपको बता दिया कि ऐसे बाज़ार में भी कहाँ आप देख सकते हैं, कहाँ मौके होंगे, यहाँ पर कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है यहाँ पर। अच्छा मैम, एक टाटा पावर के ऊपर मैं पूछना चाहता हूँ कि खबर आई थी यहाँ पर कि कंपनी जो है वो क्लीन एनर्जी बिजनेस को लेकर डिजिटल तौर पे जो है वो बदलने जा रही है। आप सेल्स फोर्स के साथ जो है वो उन्होंने डील करी है यहाँ पे। इसमें रूफटॉप सोलर हो गया, ईवी चार्जिंग हो गई, स्मार्ट होम एनर्जी हो गया, सॉल्यूशंस तमाम शामिल हैं यहाँ पे। और ख़ासतौर पे यहाँ पे जो है जो सुरक्षित और एआई पावर डिजिटल इकोसिस्टम है उसको तैयार करने के ऊपर कंपनी जो है वो फोकस कर रही है। ये समझौता जो है रिन्यूएबल एनर्जी ऑपरेशन के हिसाब से, एक एक्सपेंशन के हिसाब से देखने को मिल रहा है मैम। तो ये, और एक दूसरी चीज़ और मैम, जो येस बैंक को लेकर इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है कि जो विनय मुरलीधरन है टोन से, जो कि एमडी और सीईओ है, वो नियुक्त हुए हैं यहाँ पे। बोर्ड ने यहाँ पे इसको मंजूरी दे दी है। 6 अप्रैल 2026 से वो कार्यभार संभालते हुए यहाँ पर दिखेंगे। तो मैनेजमेंट को लेकर एक काफ़ी बड़ी खबर है यहाँ पर। आप देखिए स्टॉक बढ़त बनाता हुआ दिखा, 23 के आसपास आया, फिर वापस जो है वो नीचे डाउन साइड बाजार में असर जो है रिपरकशन देखने को साफ तौर पर मिल ही रहे हैं मैम। क्या करना चाहिए इन दो शेयरों में मैम? टाटा पावर तो अगर आप एक एनर्जी का सब्स्टिट्यूट है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या, रिन्यूएबल एनर्जी इज अ सब्स्टिट्यूट टू ऑल दैट हैजल व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ। आप इस चीज को समझ लीजिए पहले तो, कि क्रूड जो है इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। सूरज से जो रोशनी के चीजें मिलती है ना, वो सबसे बड़ा सोल्यूशन है और सबको वो बराबर देता है। तो सूरज आई मीन,
तो कहने का जी। मतलब ये है कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक सन राइजिंग इंडस्ट्री है। वैसे तो सन के ऊपर डिपेंडेंट भी है, मतलब कुदरत के ऊपर फॉर दैट मैटर, कि विंड वाले स्टॉक्स भी हैं कुछ, बट कुदरत के ऊपर डिपेंडेंट भी है। एंड इसमें आप एक आप ऐसे देखिए कि अगर कोई ये चाहता है कि भाई हमको फ्यूचर में अपनी क्रूड ब्रेंट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, सो व्हाट दे हैव, उनके पास ऑप्शंस क्या है? उनके पास जो खुद का कोयला है उससे अपनी एनर्जी को जनरेट कर लो, पानी से जनरेट कर लो, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे विंड या सन, सोलार, उससे जनरेट कर लीजिए। तो ये सारी चीजें एक नए, अब पहले भी ये सब चीजें लोग इसको एक अच्छी उभरती इंडस्ट्री के तौर पर ही देख रहे थे, गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये जो जो एक नजरिया है या जो फोकस है वो और बढ़ेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का फोकस फिर से शिफ्ट होगा। जो थोड़े पिछले 1.5 साल में हमने थोड़ा सा लोग सोच रहे थे कि रहने दो, हम अपने पास जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर ही ध्यान देंगे, तो वो शिफ्ट आपको होते हुए फिर से दिखेगा। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर में, मे बी 3 महीने 4 महीने, हमको कुछ नए मेजर डेवलपमेंट्स इस इंडस्ट्री को लेकर के मार्केट में दिख जाएं। शायद वो न्यू पीएलआईज भी हो सकती है। ठीक सो है मैम। हैविंग सेड ऑल दिस, अभी यहाँ से जो व्यू है, अगर आप टाटा पावर को आज से कम 1 से 2 साल के लिए कमिटमेंट के साथ होल्ड करना चाहते हो बाय करके, तो ठीक है, 375 पर है, यू कैन बाय। और इसमें मिनिमम टारगेट इन माय ओपिनियन विल बी 440, मतलब 440 से लेकर के लगभग 550 का टारगेट आपको मिल सकता है। बट रादर बी ए ट्रेडर, मैं आपको सजेस्ट करूंगी इन्वेस्टर बनो, क्योंकि इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट लायक है, ना कि ट्रेडिंग लायक। बिल्कुल मैम, आखिरी सवाल बहुत शॉर्ट में चाहूँगा आपसे, जी। सोलर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। क्यों बात करना चाहूँगा मैम? क्योंकि कंपनी की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट होता हुआ दिखा, और कंपनी जो है करीब 13,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है रोबोटिक और ड्रोन डीप टेक प्रोजेक्ट्स को लेकर। और जैसे जो रोबोटिक आर्मी काइंड ऑफ होती है ना, उसके ऊपर कंपनी अब जो है वो काम करेगी, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा जो है चेंज के तौर पर देखने को मिल सकता है। मैम, यस। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई ब्रोकरेज की, जो प्राइवेट, जो अगर डिफेंस प्लेयर था तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश थी। क्या इसमें अभी भी आपको दिख रहा है जान बाकी है, सबसाइड और भी बहुत सारे ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर? Absolutely, yes. And reminding again, 14,200 पर ऑलरेडी एयू के मेंबर्स के पास ये ट्रेड है, और 5,500 का टारगेट था जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में हिट हुआ, एंड नाउ इट इज एट 15,500 का टारगेट था जो पिछले सेशन में हिट हुआ है। नाउ इट इज एट 15,150। शैल वी बाय दिस? पॉसिबली यस, क्योंकि यहाँ से जो अगला टारगेट आपके लिए है वो कम से कम 16,200 का है। अगर आप आज भी बायर बनते हैं, लिमिटेड एक्सपोजर कर लेना अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो। बाकी इफ यू आर अग्री विद दिस न्यूज एंड द इम्पैक्ट, अगर आप इम्पैक्ट समझना चाहे, इट्स ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। इंडिया में पहली ऐसी पहल करने वाली पहली कंपनी बन रही है, तो इस फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड एफिशिएंसी का जो एडवांटेज होता है वो इसको मिल जाएगा। अभी 16,200 से लेकर के लगभग 19,000 के टारगेट अगर आप चेस करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम यू कैन। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका वही रहेगा जो पहले था, वो है 13,600 का। पहले तो उससे ज्यादा था, अभी 13,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। एनीवेज, अगर ये आपको 14,500 पे मिले, डरना मत, ऐड करना, क्योंकि ये एक पॉजिटिव न्यूज है। इस कंपनी के लिए एक नया बिजनेस मॉडल या रेवेन्यू के लिए नए स्ट्रीम्स जो है ओपन करने के लिए ये तैयार है। सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया मैम, और बहुत सारे सवाल कवर किए, कुछ रह गए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और डिस्क्लेमर भी प्लीज़। यस हर्षी, समटाइम्स पहले तो डिस्क्लेमर के साथ साथ मैं कुछ चीजें इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि लोग एक रैशनल डिसीजन ले। कई बार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई थिंक वो कभी कभी नीडेड होता है। हैविंग सेड ऑल दिस, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझो। और हमने अपने मेंबर्स को जो भी रिकमेंडेशंस दिए हैं, हो सकता है कि उन पर सिमिलर व्यू आपके साथ जो आज अपने स्टॉक्स पूछे हैं जिनका नाम है उनमें हो सकते हैं वो स्टॉक्स। बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी डिस्कस स्टॉक आज के डेट में नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।